Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the theory of narrative codes by Roland Barthes or Roland Barthes. He is a French literary theorist. He was a very prominent literary theorist and critic, and he formulated so many ideas and was very famous in his time. In his 1970 work, actually titled SZ, he actually introduced these five codes, and he said that these five codes form the basis of any form of narrative in literature. And तो एक नैरेटिव वर्क को एनालाइज करने के लिए रोला बार्ट्स ने कहा था अपनी 1970 वर्क में, जिसका टाइटल था SZ। इस वर्क में एक्चुअली इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी बाय बैल्जैक को एनालाइज किया था। उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था सैरासीन, एंड this work actually laid the foundations of this theory of narrative codes, जो बाद में बहुत सारे लोग जिसकी मदद से बहुत सारे अदर नॉवेल्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने लगे। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है इस पर्टिकुलर वर्क का, जिसमें ये थ्योरी आई थी। कौन से वर्क को एनालाइज किया था बार्ट्स ने अपने इस वर्क में, एंड कब ये पब्लिश हुआ था, विच वॉज 1970। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो विल हैव टू फर्स्ट एनालाइज दैट व्हाई बार्ट्स एक्चुअली गेव दीज कोड्स, राइट? He actually believed that he was a popular, he was popular in the post-structuralism era, in the deconstruction era. So उनके मुताबिक ये था कि किसी भी वर्क को एक स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर वेज में या मैनर्स में वो टेक्स्ट या नैरेटिव एक्चुअल में फ्लो कर रहा है। ठीक है, किस तरह उसके एक्शंस, उसकी वर्ड मीनिंग्स, उसके सिंबल्स, उसके कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें आपस में मेल खा के हाउ दे आर मिक्सिंग अप एंड हाउ दे आर अमेलगमेटिंग टू फॉर्म अ लार्जर बॉडी ऑफ वर्क. And that is why to deconstruct and analyze this one narrative, one whole narrative, he actually gave these 5 codes through which we can analyze any work. And in this lecture we are going to analyze one very popular work, that is Pride and Prejudice by Jane Austen. It would not be a very conventional choice, but I think this is through इस unconventional choice के थ्रू हम समझ पाएंगे बहुत easily, because ये नॉवल बहुत लोगों ने पढ़ी है, एटलीस्ट स्टोरी मालूम है। तो इसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि ये जो थ्योरी है बार्ट्स की, वो कितनी ज़्यादा टाइमलेस है एंड कितनी सिंपल है एक्चुअलिटी में। लगती मुश्किल है, बट एक्चुअल में हम बहुत सिंपल तरीके से इसे समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। Okay, so we begin with the hermeneutic code. Okay, this is the first code, and ये जो कोड होता है बेसिकली उन मिस्ट्रीज एंड क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक नैरेटिव में, एक स्टोरी में आपको मिलती हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मिस्ट्रीज, द क्वेश्चंस, द प्रॉब्लम्स, द इश्यूज दैट ड्राइव द नैरेटिव, दैट कीप यू इंटरेस्टेड इन द नैरेटिव। ओके, इस पॉपुलर नॉवल में जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन अगर हमारा है, वो क्या है? कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप खुद सोचें, दैट थिंक अबाउट in this novel or in any particular novel, that if you want to go for some other text, कोई ऐसा prominent question, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट जो इस नैरेटिव में आपको इंटरेस्टेड रखे और इसमें एक सस्पेंस बरकरार रखे, एंड इट फोर्सेस यू टू इंक्वायर फर्दर एंड फर्दर व्हाट हैपन्स इन द नॉवल। ओके, सो हर्मेन्यूटिक कोड जो होता है वो बेसिकली यही होता है। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज मिस्ट्रीज एंड क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर नॉवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, अगर हम एलिजाबेथ एंड डार्सी की जो स्टोरी है उसमें कंटिन्यू करें, तो हमारे जो माइंड में जो एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन वो आता है कि क्या ये दोनों अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर पाएंगे? विल दे बी एबल टू रिजॉल्व दोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड अमिड्स देम? तो ये जो एक पॉपुलर क्वेश्चन, जो मिस्ट्री है, जो एज राइटर, एज रीडर्स वी आर इट कीप्स अस इंटरट्वाइंड as one with the text, this particular code that the writer employs is called the hermeneutic code. Okay, understood? तो हमने hermeneutic code के बारे में बात कर ली. It is basically the code that keeps you, that involves the various questions and mysteries in the particular narrative, and through those mysteries and through the answers that we as readers get about those mysteries,
it keeps us interested in the novel, it keeps us interested in the narrative, and it also helps in the building of the narrative, which is very important, because यहाँ पे रोलाबाज किसी रीडर या राइटर के इंटरकनेक्शन से ज़्यादा उस पर्टिकुलर नैरेटिव के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस पर्टिकुलर कोड, अगर आपको एक स्टोरी प्रेजेंट कर दी जाएगी, इफ देयर इज अ स्टोरी विद नो क्वेश्चंस, everything has been given to you right from the very start, it won't help you in any which way. You won't be interested in the novel as much as you'll be interested in a novel जिसमें बहुत सारे mysteries हैं. दिस इज़ वाई प्रॉबली जो मिस्ट्री राइटर्स होते हैं, जो हॉरर राइटर्स होते हैं, थ्रिलर राइटर्स होते हैं, वो इस पर्टिकुलर कोड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे. ओके, सो यू कैन एनालाइज अदर टेक्स्ट ऑल्सो बाय डाइविंग डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर कोड. राइट, हर्मेन्यूटिक का मतलब इन जनरल होता है इंटरप्रिटेशन. तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेशन दोनों में रिलेटेड है इस पर्टिकुलर कोड में. ओके, next code is the action code, right? It is also called the proeretic code. Okay, तो simply याद रखने के लिए it is the action code, which means जो नाम से पता चल रहा है that it is actually related to the actions and events that structure the narrative. Confuse नहीं होना है. The earlier code we talked about was related to the mysteries, unsolved questions, doubts जो हमारे माइंड में रहते हैं. ठीक है, जो कंक्लूजन्स हम सोचते हैं व्हाट विल हैपन. बट दिस पर्टिकुलर कोड, द एक्शन कोड, इज एक्चुअली रिलेटेड टू द events and actions that help in moving the narrative forward, that help in structuring the narrative. ठीक है, अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के एग्जाम्पल से समझें तो मिस्टर बिंगले का नेदरफील्ड जाना और वहाँ पे जेन से मिलना, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्शन कोड का इम्प्लीमेंटेशन में रहना. ओके, सो मिस्टर बिंगलेज arrival at Netherfield, his meeting with Jane Bennett, then also Mr. Darcy's initial proposal to Elizabeth and her rejection of it. These two are very prominent examples of action code, which means that these are the codes, these are the actions that and events that are very prominent and very pivotal in the moving of the entire narrative. They help in moving the entire narrative to a certain point. ठीक है, if you can think of it in this manner, that had Mr. Darcy not proposed to Elizabeth initially, and अगर वो वहाँ पे उसे एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है, अगर वहाँ पे वो एक्शन जो पर्टिकुलर है कि वहाँ पे वो रिजेक्ट नहीं करती, एक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता, एंड द स्टोरी वुड हैव हैड नो लस्टर एट ऑल. तो ये जो एक्शन है जो कि नैरेटिव को मूव करने में हेल्प कर रहा है, दीज आर बेसिकली द एक्शन कोड्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे एक और एग्जांपल है, दैट इज लिडिया बेनेट्स इलोपमेंट विद मिस्टर विकहम एंड द स्कैंडल एंड हाउ दोज ऑनस्विंग इवेंट्स देन कीप ऑन गोइंग. तो एक एक्शन से जब हम बहुत सारे इवेंट्स को शेप देते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कोड बन जाता है, एक अमेलगमेशन बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक्शंस लीड टू इवेंट्स, राइट. इवेंट्स बना क्या बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं. वो प्लॉट धीरे धीरे बन के क्या बनता है, क्लाइमैक्स बनता है, एंड देन उसके बाद हम रेजोल्यूशन पे आते हैं. ठीक है, तो ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे नैरेटिव स्ट्रक्चर में. ओके, अंडरस्टूड. ओके, तो जो हम नेक्स्ट 3 कोड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, दे डू नॉट वर्क विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम. ओके, यहाँ यू कैन वेरी मच सी दैट दे वर्क आउटसाइड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, विच मीन्स दैट यू डू नॉट हैव टू रीड और इंटरप्रेट और एनालाइज देम क्रोनोलॉजिकली. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फ्लो में देखें. जैसे कि पहले वाले कोड्स में क्या था, अगर आप एक एक्शन को अभी देख रहे हो एक पर्टिकुलर मोमेंट में, तो आपको जानना पड़ेगा कि इस एक्शन की वजह क्या है, पहले क्या हुआ था. तो इस जो यहाँ के आगे के 3 कोड्स हैं, सीमेंटिक कोड है, सिंबॉलिक कोड है, कल्चरल कोड है, इन्हें आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है दैट व्हाट इट इज़ इन एक्चुअलिटी. ओके, सो तो जो सीमेंटिक कोड होता है, तो पहले आप ये इस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाइए कि जो सीमेंटिक कोड एंड सिंबॉलिक कोड है ये आपस में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, बट ये सिमिलर नहीं है. दे have a very profound difference between them, and we'll see what that difference is. तो जो semantics होता है, basically semantic क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की मीनिंग से रिलेटेड होता है. ओके, सिम्बॉलिक क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का किसी और चीज़ से कोई एक चीज़ जब किसी और चीज़ को इंडिकेट कर रही है. ओके,
तो वो एक सिंबल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग अ रोज टू समवन, दैट रोज डज नॉट सिंपली मीन दैट आई एम गिविंग अ रोज. I'm symbolizing my love for that person. So that rose becomes an eternal symbol of my love. राइट. तो सिमेंटिक और सिंबॉलिक के बीच का जो मीनिंग है, जो डिफरेंस है, पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया. नेक्स्ट वी विल एस्टैब्लिश द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक एंड symbolic कोड्स. So when we come to semantic code, it is actually the phenomena where words and phrases and language basically in a particular text means much, more than its literal meaning. It has so many connotations and it has so many underlying and hidden meanings, and these meanings actually help shape the narrative and help the readers also understand the narrative a lot better. For example, इसका मतलब सिंपल ये है, कुछ ऐसे वर्ड्स एक पर्टिकुलर नैरेटिव या टेक्स्ट में जो अपने लिटरल मीनिंग से ज़्यादा कहीं मीन करते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने देखते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत बार मेंशन्ड है एलिजाबेथ के आइज़ के बारे में, दैट शी हैज़ फाइन आइज़. तो जो फाइन आइज फ्रेज है, जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये रिपीटेड हैं, बहुत बार रिपीटेड है. दे डू नॉट सिंपली मीन कि शी हैज़ फाइन आइज, शी हैज़ ब्यूटिफुल आइज. दे एक्चुअली मीन सिमेंटिकली that she is a woman who is able to see beyond superficial appearances. ओके. तो जो सीमेंटिक कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो जो बेनेट एस्टेट है फॉर एग्जांपल, उसका नाम क्या है, लॉन्ग बॉर्न. ओके. तो जब हम किसी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हम रियलाइज होता है कि वो दो वर्ड्स में बना हुआ है. ठीक. ये कंपाउंडेड वर्ड है. लॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सटेंडेड. ओके. एंड बॉर्न का मतलब एक्चुअल में होता है एक बाउंड्री. ठीक. तो what do these two words actually mean? A long extended boundary. तो अगर हम सिमेंटिकली इस चीज़ को थोड़ा सा हिडन मीनिंग में हम जाएंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये बेनेट एस्टेट का नाम है एंड वहाँ पे कौन रहता है, एलिजाबेथ. दिस इज ऑल जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट द idea at least. It is not a very, it cannot be an everlasting example, but I'm just giving an example. So long born here symbolizes an extended boundary, and it could mean the boundary that Elizabeth has perhaps created all around her heart, and only one man will be able to enter it. That man should be without any superficiality. ठीक है. तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे लैंग्वेज जो एक टेक्स्ट या नैरेटिव में होती है उसके पीछे बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं. वी कैन नॉट जस्ट टेक इट एट फेस वैल्यू कि एक वर्ड लिखा है या एक फ्रेज लिखा है तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट द राइटर हैज जस्ट एम्प्लॉयड इट फॉर द सेक ऑफ इट. नो, वी हैव टू रियली dive deep and analyze the semantic codes. कैसे एक वर्क में some words and language and phrases are working together so that there is a larger semantic code working. Okay. अब हम टाइटल की भी अगर बात करें इस चीज़ को डीपर एनालाइज करने के चक्कर में, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइटल है, सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइटल, बट प्राइड एक्चुअली is and Pride and Prejudice, both the words carry deeper meanings because ये दोनों काउंटर पार्ट्स हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स को लेके. तो कोई पढ़ेगा अगर ये टाइटल, ही हैज़ रेड प्राइड एंड प्रेजुडिस, मे बी उनको लगेगा कि ये थीम है, बट एक्चुअल में ये जो वर्ड्स हैं ये काउंटर पार्ट्स हैं हमारे एक्चुअल कैरेक्टर्स में. ठीक है. डार्सी और एलिजाबेथ के लिए. तो वर्ड्स कैसे डीपर मीनिंग रख रहे हैं ये सीमेंटिक कोड में हमें एनालाइज करके पता चलता है. ठीक है. Now we next come to the symbolic code. Okay, this code actually can be difficult to distinguish from the semantic code as I have written here, and Barthes is not always clear on the distinction between these two codes. However, we have to remember that symbolic code actually is represented and works through a juxtaposition. ठीक है. एक कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, एक एक कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू वो वर्क करता है, एंटीथीसिस के थ्रू वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग सिंबल्स आपको इस स्टोरी में प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत जगह मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, जो बेनेट्स का होम है और जो पेम्बरली या नेदरफील्ड के जितने स्टेट्स हैं वहाँ के जो घर हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो राइटर ने दिया है वो एक डिस्क्रिप्शन हो गया जो आपको बता रहा है कि ये दोनों होम्स डिफरेंट है. एक बहुत ग्रैंड है, जैसे पेम्बरली एंड नेदरफील्ड बहुत ग्रैंड स्टेट्स हैं. जो बेनेट हाउस है वो थोड़ा सा हम्बल है. तो दिस जो ये डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ नॉट जस्ट वर्किंग ऑन द सरफेस लेवल. दिस डिस्टिंक्शन इज एक्चुअली सिम्बॉलिक बिकॉज जो बेनेट्स का होम दिखा रहा है यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है वो उनकी ऑथेंटिसिटी डिस्क्राइब कर रहा है.
ओके। बेनेट्स का जो हम्बल अबोर्ड है वो उनकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। एंड द ग्रैंडियर ऑफ पेम्बरली एंड द नेदरफील्ड होम्स एक्चुअली सिंबलाइजेज द आर्टिफिशियलिटी, द सुपरफिशियलिटी ऑफ द अपर क्लास, ओके, ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, ऑफ द नोबिलिटी। तो ये जो सिंबल्स पूरे के पूरे वर्क में, पूरे के पूरे नैरेटिव में वर्क करते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को, सिस्टम को हम सिंबॉलिक कोड कहते हैं। ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल कुड बी दी लेटर्स वर्सेस बॉल्स। ओके, जो बॉल्स होते हैं वहाँ पे जहाँ पे लोग सोशलाइज करते हैं, वेयर court happens, courtship rituals are happening, and on the other hand there are letters in the novels that are working very prominently. ठीक है। तो लेटर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? लेटर्स सिंबलाइज कर रहे हैं इंटीमेसी, एजेंसी, रेवलेशन, डिफायंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। लेटर्स में एक्चुअली कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, इंटीमेट हो पा रहे हैं, एक दूसरे की थॉट्स जान पा रहे हैं। एक बॉल क्या होता है? बॉल्स वहाँ पे सोशल कन्वेंशन का पार्ट है, जहाँ पे सोशल नॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे सोसाइटी है, जहाँ पे आपको एक तरीके में रहना है। सो लेटर्स वर्सेस बॉल्स, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में है पूरे के पूरे नॉवल में। एक जगह बॉल हो रहा है, देन समवन इज राइटिंग ए लेटर, देन अगेन समवन इज राइटिंग ए लेटर, एंड देन अगेन अ बॉल इज हैपनिंग। तो ये जो कंट्रास्ट है, ये एक सिम्बलाइजेशन है कि सोसाइटी में दो तरह के two types of cultures are working at the same time in the same place with the same people involved, but there is a contradiction. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये एक्चुअली एक लार्जर सिम्बल्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं पूरे के पूरे नैरेटिव में। दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, दीज कंट्रास्ट्स आर एक्चुअली वर्किंग एज लार्जर symbolic codes in the entirety of narrative, and these symbolic codes help us understand the narrative, the plot, the characters better, and we are able to predict the conclusions, and we are able to analyze the conclusions and be in line with the entirety of the story with very much ease, with ease. Okay, so ये जो symbols हैं ये purpose है उनका। तो सिंबॉलिक और सिमेंटिक कोड के बीच में अंदर समझ में आ गया। सिमेंटिक कोड जो है वो थोड़ा सरफेस लेवल पे काम करता है, वर्ड्स के लेवल पे काम करता है। जो सिंबॉलिक कोड है वो ऑब्जेक्ट्स के, इवेंट्स के, सीनरीज के, डिस्क्रिप्शंस के बहुत सारे अलग अलग वेज में काम करता है, एंड बहुत सारे सिम्बल्स एक नैरेटिव में इंटरफ्यूज होते हैं। तो ये जो सिम्बल्स हैं हमें नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस इन बिल्डिंग द नैरेटिव, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द नैरेटिव अ लॉट बेटर। इट क्रिएट्स मैनी लेयर्स इन द नैरेटिव, एंड these layers create a very deep structure, जिसे हम एनालाइज करके तोड़ तोड़ के हम एक डीपर स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर पाते हैं। तो यही बार्ट्स का एम भी था। ठीक है। तो यू कैन सी हाउ cleverly he has managed to make the distinction even between semantic and symbolic code. This is a mark of a great writer, great critic actually, जो हम normal readers perhaps would not be able to make। हमें एक लैंग्वेज का सिंबल और एक इवेंट का सिंबल, एक ऑब्जेक्ट का सिंबल, इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बट बार्ट्स इज एबल टू एक्चुअली पॉइंट आउट दैट डिफरेंस, राइट। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर दैट। नेक्स्ट इज द कल्चरल कोड। ओके, दिस इज वेरी 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 इजी। कल्चरल कोड बेसिकली वो कोड होता है विच टेंड्स टू point to our shared knowledge about the way the world works. For example, Pride and Prejudice में जो एक टाइमलाइन है वो 19th century इंग्लिश सोसाइटी की है, रीजेंसी एरा है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोर्टशिप हो रही है, मैरिज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड द फैक्ट दैट मदर्स आर ईगर टू गेट देयर डॉटर्स मैरिड इज सिम्बॉलिक ऑफ द टाइम्स। वो दिखा रहा है कि एक कल्चरल कोड पूरे के पूरे नॉवल में वर्क कर रहा है। तो बेसिकली कल्चरल कोड क्या होता है कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को अपील करता है, एंड इट रिफर्स टू द नॉलेज दैट वी ऑलरेडी हैव ऑफ द वर्ल्ड, and how we make use of that knowledge that we already have in order to interpret this particular narrative. ठीक है। Here we can see that the cultural codes tend to point to our shared knowledge as readers about the way the world works. हमें एक particular idea है world के बारे में, आज भी ये idea prominently true है कि आज भी women's security के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि oh, it is very important for you to get married, no matter how much you are, no matter how stable you are, you have to be secure. You won't be secure unless you have a husband. This is a regressive idea, but of course it functions in the society. तो ये हमारा कल्चरल कोड है, कहीं भी आप जाओगे ये एक कल्चरल कोड यूनिवर्सल रहेगा। तो बात का कहना है कि हर एक नॉवल या नैरेटिव में एक कल्चरल कोड एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बेटर।
तो ये जो कल्चरल कोड्स होते हैं वो रीडर्स को अपील करते हैं, उनकी जो वर्ल्ड होता है उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजियोलॉजिकल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, लिटरेरी, हिस्टोरिकल, शेयर्ड नॉर्म्स, पर्सपेक्टिव्स, क्लीशेज, प्रोवर्ब्स, पॉपुलर सेइंग्स, जो लोगों के थॉट प्रोसेस होते हैं, लोगों के आइडियाज़ होते हैं, ये उन सारी चीज़ों के बारे में सिंबलाइज करता है। किस तरह कैरेक्टर कोई बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे एक स्कैंडल हो रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, कल्चरल कोड यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है कि स्कैंडल हो रहा है, हमें एज अ रीडर ऑलरेडी पता है कि स्कैंडल हो रहा है, क्यों हुआ, ठीक। स्कैंडल हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे फैक्टर एज अ रीडर, कोई हमें बता नहीं रहा है दैट स्कैंडल हुआ है, नाउ दिस विल हैपन एंड दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट नो। वी नो कि स्कैंडल हुआ है एंड this and this will happen, that society will shame that particular person. तो ये जो कल्चरल कोड पे कल्चरल कोड के थ्रू एज रीडर्स वी आर एबल टू कनेक्ट टू अ नैरेटिव और टू अ टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर कोड सिस्टम को हम लोग कल्चरल कोड कहते हैं। ओके, सो इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेट्स है, आज के टाइम पे भी एस्टेट्स और घर का उतना इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टी का उतना ही इंपॉर्टेंस है, मैनरिज्म्स, गैदरिंग्स, बॉल्स एंड कोर्टशिप्स। तो जो राइटर बेसिकली अपनी एक नॉवल में एक दुनिया बना लेता है एक पर्टिकुलर टाइम लाइन की, वो कल्चर और वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज रीडर से हम अपने माइंड में रख के चलते हैं, दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग द नैरेटिव वेरी मच। ठीक, तो ये दो लेवल पे काम करते हैं, आप अपने से भी रिलेट करते हो एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हैपनिंग्स, द इवेंट्स, द सिंबल्स, द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन ऑफ द पर्टिकुलर नॉवल। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कल्चरल कोड नहीं दे, अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया जाए, सिर्फ आपको मैं एलिजाबेथ एंड डार्सी दे दूँ, आई जस्ट गिव यू द कैरेक्टर्स एंड आई गिव यू द सेम एग्जैक्ट इवेंट्स, आई गिव यू द सेम letters also, but if you're not able to situate them in a particular time, if you're not uh, aware of the timeline of the customs and social norms, you won't be able to understand half the things. You won't be able to understand why the particular scandal happened and why that particular scandal had the impact that it did, and why उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी क्यों था, या फिर उसके क्या रिपरकशंस थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली, these these are the reasons that why a cultural code is very important in a particular text. ठीक है, so these are the cultural codes that I've talked about, developed by Barthes, and I hope you like the video, and please, if any query is there, post them down in the comments and I'll be happy to reply. Thank you so much.